हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज जो हमारा 12वां दिन है उसमें हम जीएस पेपर 1 के जियोग्राफी के सेक्शन से डिस्कशन करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि जो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड जो इशू है, प्रतिवर्ष आप देखेंगे यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, जो स्टेट पीसीएस हैं उसमें भी प्रतिवर्ष इससे रिलेटेड मेंस में एक प्रश्न अवश्य आता है। चाहे पेपर 1 में देखें, जीएस पेपर 1 में या जीएस पेपर 3 में, घुमा घुमा के दोनों पेपर में से एक वर्ष किसी ना किसी पेपर में अवश्य ये प्रश्न आएगा। आप पिछले 4-5 साल के पेपरों को देख सकते हैं। तो एज अ टॉपिक भी ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो आज हम 250 शब्दों में जो आंसर राइटिंग करेंगे, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विद गौरव को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको अन्य निःशुल्क मटेरियल भी प्रोवाइड होंगे। हालांकि मैं आपसे एक बात बता दूं कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे हम केवल उन्हीं मटेरियल्स को देते हैं जो बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए अधिक अनिवार्य हैं और हम इसमें ज़्यादा कोई भी मटेरियल नहीं यूज़ करते। थोड़ा बहुत जो कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज़ हैं वही इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और मैं 2019 में यूपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ और हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में जल संकट की गंभीर स्थिति जल संरक्षण की दिशा में कुछ नवाचारी प्रयासों की मांग करती है, टिप्पणी करें। तो देखिए, प्रश्न में आपको बोल दिया है कि भारत में एक जल संकट की गंभीर स्थिति है और फिर आपसे कह रहा है कि जो स्थिति है कुछ नवाचारी प्रयासों की मांग करती है। तो आप पहले प्रश्न पढ़ें, प्रश्न को 1 मिनट इसकी रूपरेखा बनाएं, मॉडल उत्तर बनाएं, उसके बाद फिर से वीडियो आगे बढ़ाएं और जो उत्तर की रूपरेखा है उसको बताने से पहले कुछ जो सजेशन है, जिसको मैं एक्सपर्ट टिप्स के माध्यम से रोज कुछ नई चीज़ें लाने का प्रयास करता हूँ। तो देखें, जब ऐसी चीज़ें आ जाए, जब जल संकट की गंभीर स्थिति एवं प्रयासों, उसका कुछ समाधान की बात करने वाले जब ऐसे कुछ प्रश्न आ जाए, तो आपको समझना होगा कुछ आप इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल संकट की गंभीर स्थिति बताने के लिए आप 2 तरीका है। या तो आप करें कि बताएं कि भारत में यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग देश, अलग अलग भूभागों में या जल की कमी की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। इस तरह से आप जल संकट को दर्शाने की बजाय आप चाहें तो कुछ इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब है, इस दिशा में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से सहायक हो सकता है, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति दर्शाने के लिए आप बताएं कि भारत में महिला पितृसत्तात्मक समाज है और महिलाएं अत्यंत दबी कुचली हैं, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण नहीं प्राप्त है, सामाजिक सशक्तिकरण नहीं प्राप्त है। ऐसे एक्सप्लेन करने की वजह आप क्या करें, सीधा सीधा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग 108 है, जो भारत में महिलाओं की खराब स्थिति को प्रदर्शित करती है। ये चीज़ें एक लाइन में ऑथेंटिसिटी के साथ आपको एक जो तथ्य प्रदान करती है और ऑथेंटिसिटी के साथ आप ये जो संदर्भ है उस संदर्भ को व्याख्यात कर सकते हैं कम शब्दों में। नहीं तो क्योंकि हमारे पास यूपीएससी में टाइम स्पेस दोनों की कमी होती है और आप लिखते चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे उत्तर का स्ट्रक्चर हमारा बिगड़ गया। इस बात को समझें कि केस स्टडी और इंडेक्स का प्रयोग करें। अभी हम देखेंगे भी आंसर के माध्यम से। दूसरी बात, मैप का प्रयोग करें। देखिए, जीएस पेपर 1 में इस तरह का कोई प्रश्न मिल जाए आपको या जीएस पेपर 3 में भी, तो मैप बनाने से कतई न चूकें। कुछ नहीं तो आपको 10 सेकंड में मैप बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप टाइम देख सकते हैं, ये 10 सेकंड के अंदर बन गया भारत का मैप। आपको केवल ऐसे दिखा देना है, आपको कुछ नहीं आता है कि ये जल अधिशेष और ये जल घाटा, ठीक है। कुल नहीं तो आपको केवल ऐसे एक शॉर्टकट मैप दिखा देना है और आपके पास टाइम है तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई कुछ दिखा दीजिए, बोल दीजिए कि यहाँ पे ये समस्या, यहाँ पे ये समस्या। या तो आप चाहें तो मैप बना के ही ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पे समस्या कौन कौन सी हो रही है, जल का कुप्रबंधन, जल का दुरुपयोग, इस प्रकार आप कुछ भी, कृषि में दुरुपयोग, आप ऐसे कुछ भी समस्याएं दिखा सकते हैं। वो आपके इनोवेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इनोवेटिव रिप्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में करते हैं। तो मैप अवश्य बनाएं जीएस पेपर 1 में। तीसरी बात, सरकार के प्रयास भी अवश्य दिखाएं। बोला है नवाचारी प्रयासों की मांग करती है, टिप्पणी करें। तो सरकार के भी कुछ प्रयास हैं क्या? आखिर में जल संकट है, जल संकट की गंभीर स्थिति सरकार को भी पता है, तो सरकार क्या क्या कर रही है, कुछ एक सेक्शन उसका भी आंसर में अवश्य लिखें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीएससी विथ हिंदी
यूपीएससी हिंदी विद गौरव को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें, जिससे रेगुलर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो कि मेंस में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कम से कम आप एक अच्छी अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। तो हम प्रश्न का उत्तर चलते हैं। भारत में जल संकट की गंभीर स्थिति जल संरक्षण की दिशा में कुछ नवाचारी प्रयासों की मांग करती है, टिप्पणी करें। देखते हैं रूपरेखा। तो दृष्टिकोण हमारा क्या होगा, भूमिका में क्या लिखेंगे, कुछ आंकड़े के साथ जल संकट दिखाएंगे, साथ ही कुछ कारण भी दर्शाएंगे, जिससे आंकड़े को लॉजिकल रीजनिंग प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप देखिएगा कि नीति आयोग के जल प्रबंधन सूचकांक का प्रयोग करूंगा और दिखाऊंगा कि जल संकट है भारत में। उसके बाद कुछ कारण भी बता दूंगा कि जल संकट का ये कारण है। देखिए, प्रश्न में बोला गया गंभीर स्थिति, भारत में जल संकट की गंभीर स्थिति, यानी प्रश्न में कह दिया है कि भारत में जल संकट की गंभीर स्थिति है। तो गंभीर स्थिति क्यों है, तो ये बिटवीन द लाइन्स अगर हम बात करें तो आपसे कारण बिटवीन द लाइन पूछा है, सीधे पूछा नहीं है, डायरेक्ट नहीं पूछा है, बिटवीन द लाइन पूछा है। अब ये समझिएगा, बिटवीन द लाइन पूछे और सीधे ऐसे पूछे कि कारणों को बताते हुए जल संरक्षण की दिशा में कुछ नवाचारी प्रयास की मांग है। अब इस तरह से मान लीजिए अगर प्रश्न पूछे, और एक जो दूसरा हमारा पूछा गया है उसमें और इसमें यही अंतर होगा कि इसमें कारण लिखने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम 2 कारण लिखेंगे, 3 कारण लिखेंगे, 4 कारण लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन जब आपसे पूछ रहा है कि सकारण वर्णन कीजिए जल संकट की गंभीर स्थिति को, तब आपको कारणों को थोड़ा एक्सप्लेन करके, थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं उसको ध्यान में रखें। और अगर आपने अब तक का 11 लेक्चर देखा होगा इसका 1 2 3 4, तो आपको समझ में आ गया होगा धीरे धीरे हम टफनेस की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन निरंतर टफ होते जा रहे हैं, क्वेश्चन छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी समझ जो है, समझ एक परिपक्वता की ओर हमारी बढ़ रही है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अभी तक का सारा लेक्चर अवश्य देखें, एक बार वापस जाएं, एक एक वीडियो, 2 वीडियो, कुछ नहीं तो जो स्पीड है यूट्यूब पे उसको भी आप तेज करके देख सकते हैं। इस तरह का प्रयास अवश्य करें। अब देखिए मैंने क्या किया, जल संकट दिखाए भूमिका में और कुछ कारण भी दर्शाए। अब मुख्य भाग में बोला है क्या पूछा है, जल संरक्षण के नवाचारी तरीके किस प्रकार समाधान दे सकते हैं। बोल रहा है ना, प्रयासों की मांग करती है, जल संरक्षण की दिशा में नवाचारी प्रयासों की मांग करती है, यानी जो नवाचारी प्रयास हैं किस प्रकार जल संकट की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं समाधान में, तो ये आपको बताना है। फिर निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, देखिए नवाचारी प्रयास तो आप बताएंगे ही, फिर आप कहेंगे यार नवाचारी प्रयास तो अच्छी बात है, ये मांग है समय की, लेकिन नवाचारी प्रयासों के साथ साथ जो पारंपरिक चीज़ें चली आ रही हैं, जो सरकारी प्रयास हैं, वो सब भी, उनका भी लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे कि भारत सरकार की योजनाओं से लिंकेज करते हुए कुछ अन्य समाधान, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप IAS ऑफिसर बनने जा रहे हैं, संकट का समाधान आपको अवश्य बताना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ समाधान निष्कर्ष में अपनी तरफ से भी देंगे जो प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है। और ये आप देख रहे होंगे कि हम हर प्रश्न में हमारा एक पैटर्न बन गया है कि हम निष्कर्ष में कुछ समाधान प्रस्तुत करने की सामने से प्रयास करते हैं, जिससे अच्छे मार्क्स मिल सकें। आप चाहें तो एक और चीज़ें जोड़ सकते हैं, सतत विकास SDG का लक्ष्य नंबर जो भी हो जल के प्रबंधन से 6 या 7 आप देख लें एक बार, जो भी है उसको भी चाहें तो आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी कला पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार यूज़ करना चाहते हैं। और अगर आप लिखें इस प्रकार का आंसर तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, तो या फिर जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शुरुआत मैंने कैसे की। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार देश की 60 करोड़ आबादी, यहाँ पे चाहें तो आप इसको डबल इन्वर्टेड कामा, गंभीर जल संकट की स्थिति से जूझ रही है। तो मैंने सीधे बता दिया कि नीति आयोग को कोट कर दिया और बोला कि इसके कहने के अनुसार 60 करोड़ आबादी गंभीर जल संकट की स्थिति है। 2020 तक देश के 21 शहरों में डे जीरो की स्थिति होगी। ठीक है, मैंने ये इंट्रोडक्शन में बता दिया कि 2020 तक 21 शहरों में डे जीरो यानी जल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, मानव उपभोग के लिए उपस्थिति होगी इसकी। तो मैंने ये बात इंट्रोडक्शन में बता दी। अब मैंने क्या किया, देखिए 2 तरीका है, कारण पूछा नहीं है, ठीक है, आपसे कारण तो पूछा नहीं है, तो आप या तो मैप बना के उसमें कारण लिख दें। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, मैप बनाया भारत का, जल्दी से 10 सेकंड में मैप बन जाता है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये मैंने दिखाए कुछ शहर, शिमला, और लिख दिया भारत में जल संकट के हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पे जल संकट बड़ा तेजी से सामने आ रहा है और जल संकट लगभग आ चुका है, मैंने ये दिखाया। फिर मैंने क्या किया, कुछ कारण बता दिए। क्यों?
मैंने देखिए क्या किया, भारत को दो टुकड़ों में भागा, नॉर्थ और साउथ। इसमें मैंने लिख दिया कि अधिशेष जल है नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में अधिशेष जल है, आपको पता है पूरी नदी बेसिन है और 12 महीने वर्षा एवं ग्लेशियर के पिघलने से जल प्राप्त होता है, तो अधिशेष जल है। भौम जल भी अच्छा खासा है, जबकि साउथ इंडिया में सब कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने लिख दिया जल घाटा का क्षेत्र, अधिशेष जल का क्षेत्र। मैंने कुछ कारण भी देखिए बता दिए यहाँ पे मैंने बता दिया जो हरित क्रांति का क्षेत्र है इसको दिखा दिया अतिदोहन कृषि हेतु। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कुप्रबंधन कि जल को बहा देते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने जल संकट के कारण दिखा दिया कि लवणीय जल है, क्या करें, ठीक है। मैंने कुछ कारण यहीं पे बता दिए। तो इस बात को समझने का प्रयास करें कि आप मैप का भी उपयोग एक अच्छी तरीके से कारण बताने में कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे कारण पूछा नहीं है तो ये आपका एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। आप इसको बॉक्स में घेरें और कारण मैप बनाएं, कारण लिख दें भारत में जल संकट के कारण, और 1 2 3 4 जितने आपको कारण याद आए आप इस तरह से एरो बना के लिख सकते हैं। स्पेस भी अच्छा लिखेगा और रिप्रेजेंटेशन का एक बढ़िया तरीका हो जाएगा। दूसरा, हमने देखा था पहले भी इस मैप को, इस ग्राफ को, और देखिए इस ग्राफ का उपयोग हम दोबारा से कर रहे हैं। हमने क्या किया, समय वर्सेस परिमाण का ग्राफ बनाया। उसमें हमने क्या दिखाया, देखिए दिखाया कि जल संसाधन हमारे पास फिक्स हैं। आपको पता है कि जल संसाधन नवीकरणीय संसाधन है और लगभग कांस्टेंट है, लेकिन हमारी समय के साथ मांग बढ़ती जा रही है, और जब मांग जल संसाधनों से अधिक हो जाती है तो इसी को बोलते हैं जल संकट। तो देखिए मैंने इस तरीके से जल संकट को भी एक ग्राफ के माध्यम से दिखा दिया कि भारत में ये जल संकट है, ठीक है। आप चाहें तो इधर ऐसे बता दें कि ये नॉर्थ इंडिया, आपकी मर्जी, और ये दिखा दें आप साउथ इंडिया, या फिर कुछ क्षेत्रों को आप चाहें तो इसमें कोट कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है, और यहाँ पे आप यूपी का कोई भी जिला एक दो जिसमें जल अधिक उपलब्ध हो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन पे मैंने बस आपको समझाया है कि आप इस तरह का यूज करें। आप जो चाहें आप स्वतंत्र हैं, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि मेरे आंसर राइटिंग में जो मैंने आज 11 मिनट में लिखा है, आज 13 मिनट लग गए थे 11 मिनट के बजाय, उसमें मैंने इन दोनों को इंक्लूड किया है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको 1-2 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा गेन करने हैं तो आप किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब देखिए, तो मैंने ये बता दिया कि जो संदर्भ था मैंने संदर्भ को बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कि भारत में प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा में वर्षा के बावजूद जल संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, कुप्रबंधन एवं जल संसाधनों के वितरण में क्षेत्रीय असमानता जल संरक्षण की दिशा में नवाचारी प्रयास की मांग करते हैं। मैंने बताया देखिए कुछ कारण है, क्या उनको से अनियंत्रित दोहन होता है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन है भारत में, और वितरण में असमानता है, जो कि हमने सारी चीजें मैप के माध्यम से देख ली है, ठीक है। मैंने बताया ये जो कारण है वो बताते हैं कि जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में नवाचारी प्रयास की आवश्यका है। अब मैं लिखना चालू कर दूंगा नवाचारी प्रयास, कौन कौन से नवाचारी प्रयास होने चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकिल, 3R का कॉन्सेप्ट का नवाचारी उपाय, यानी ब्रैकेट में बता दिया एग्जांपल के माध्यम से, औद्योगिक अपशिष्टों का जल निकायों में मिलने से रोकना, ये करें, यानी रिड्यूस करें जल का उपयोग। अपशिष्ट जल का पुनरुपचार करके उसका पुनरुपयोग करें, यानी रियूज करें और रिसाइकिल करें। देखिए मैंने तीनों चीज को यहाँ पे लिंक कर दी कि रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज करके आप जल संसाधनों का नवाचारी संरक्षण कर सकते हैं। पहला मैंने ये बताया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे कि कारण क्या, यहाँ पे लवणीय जल है, यहाँ पे मैंने दिखाया था ऐसे लवणीय जल है। मैंने क्या किया, इजरायली तकनीक पर आधारित विलवणीकरण संयंत्र तटीय क्षेत्रों की मांग पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इजरायली तकनीक पर आधारित विलवणी, डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा दें और मांग पूरी कर दें। फिर तीसरा, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, कृषि में मैंने बताया था आपसे हरित क्रांति क्षेत्र में अनियंत्रित दोहन जो हुआ था, उसके लिए मैंने क्या बताया, उसके लिए आप क्या करिए, ड्रिप स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हुए कृषि क्षेत्र में जल दक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। ये देखिए ये हो गया तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट मैंने बोला नवाचारी तरीकों के साथ साथ पारंपरिक तरीके का पुनर्योग, मतलब जो नवाचारी तरीके हैं, इनोवेटिव मेथड है, इसके साथ साथ आप क्या करिए, जो ट्रेडिशनल मेथड है इन दोनों को यूज करिए, दोनों का एकत्रीकरण करिए। फॉर एग्जाम्पल कंटा, केरे आदि पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग। आपको पता होगा भारत के विभिन्न भागों में, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि कर्नाटक में कंटा, केरे, राजस्थान में जोहड़, ठीक है, बावली, इस प्रकार के जो पारंपरिक जल संरक्षण तरीके हैं बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं अगर उनको नई इनोवेटिव तकनीक के साथ जोड़ा जाए। तो मैंने ये बता दिया, और ये जो पारंपरिक तरीके थे इसका मैंने एक केस स्टडी बना दी, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को सामने सामने दिख जाएगा कि यह कितना बढ़िया है
कि सामने जो एडमिनिस्ट्रेटर भविष्य में बनने जा रहा है उसको पता है कि भारत में ऐसे ऐसे कुछ पारंपरिक प्रयास भी चलते हैं। और देखिए मैंने क्या बताया, बिहार राज्य में स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाला मॉडल आहार पाइन मॉडल या आहार पाइन है, केवल अधिशेष जल का ही उपयोग करता है जो जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है। मैं आपको समझा देता हूं, आप केवल इतना ही लिख देंगे कि बिहार में जो आहार पाइन का मॉडल है वो सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है, उससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा क्योंकि उसने इन चीज़ों को पढ़ रखी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ आहार पाइन में होता क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने इमेज एक छोटी सी बना दी है क्योंकि हमारे पास टाइम स्पेस की कमी होती है। होता ये है कि ये जो मुख्य नदी है, सपोज ये ऐसे बह रही है मुख्य नदी, बगल में एक छोटा सा नाला बनाते हैं और इसको एक छोटे से छिद्र के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब देखिए नदी में इतना जल प्रवाह तो अनिवार्य है कि भाई इतना नहीं बहेगा तो इकोलॉजिकल फ्लो बाधित हो जाएगा और नदी सूख जाएगी। अब ये जो आहार पाइन है ये क्या करता है, जब नदी का जल बाढ़ आने लगती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो जो एक्स्ट्रा जल है उसको क्या करता है, नालों के माध्यम से खेतों में ले जाता है। और ये बहुत ही उपयोगी संरक्षण का मॉडल है, मैंने इसको कोट कर दिया। तो देखिए मैंने क्या बताया, नवाचारी तरीकों के साथ पारंपरिक तरीकों का पुनरुपयोग, मैंने अपना चौथा पॉइंट दे दिया। इस तरीके से मैंने आंसर को लिखा। अब मैं क्या करूंगा, निष्कर्ष में बढ़ने से पहले सरकार के कुछ प्रयास बता दूंगा कि सरकार भी कुछ प्रयास कर रही है जो जल संसाधनों के नवाचारी प्रबंधन को बढ़ावा देता है या संरक्षण को बढ़ावा देता है। मैंने क्या बताया, एक तो सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया हाल में। दूसरा, हर घर जल मिशन चला रही है भारत सरकार, जिसमें लक्ष्य क्या है 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पाइप द्वारा जल आपूर्ति। तीसरा है सरकार नदियों की सफाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसको हम नमामि गंगे भी कहते हैं, चाहे तो आप ये लिख दें। आर्द्र भूमि संरक्षण नियम सरकार लाई है कि अतिक्रमण न हो पाए जल संसाधनों का। इसके अलावा अटल भूजल एवं स्वजल योजना, अटल भूजल एवं स्वजल योजना ये भी क्या है, भौम जल का सामुदायिक प्रबंधन की एक योजना है। आप केवल इतना लिख दें योजनाओं के नाम के बारे में तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि चलो इसको भारतीय सरकार भी क्या प्रयास कर रही है वो भी पता है। अब मैंने बताया कि ये सरकार के प्रयास हैं, नवाचारी प्रयासों की आवश्यकता है। जो प्रश्न कंप्लीट कर दिया, अब मैं निष्कर्ष के बारे में लिखूंगा। मैं क्या निष्कर्ष लिखूंगा, देखिए इधर भविष्यगामी निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। हालांकि उपरोक्त नवाचारी उपायों के साथ साथ जल कुप प्रबंधन के समाधान हेतु प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी, देखिए अभी तक हमने जो चीजें, आप देखेंगे अगर आंसर को वापस एक बार हम बैक जाएं और हमने क्या लिखा कि जल संकट की स्थिति क्यों हो रही है, तो मैंने बताया एक तो कुप्रबंधन, दूसरा अतिदोहन, ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है लवणीकरण। मैंने देखेंगे कारण बताए थे और नवाचारी प्रयासों का जो हमने आंसर लिखा था नवाचारी प्रयास, उसमें इन्हीं कारणों का समाधान बताया था। लेकिन अभी तक हमने नवाचारी प्रयासों में कुप्रबंधन के बारे में कहीं चर्चा नहीं की थी, उसी को हमने क्या किया निष्कर्ष में यूज कर लिया। और देखिए किस तरह से आंसर लिंकेज हो जाता है, आपका आंसर पूरा कंप्लीट माना जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, कुछ समाधान उधर आपको नवाचारी के हिसाब से बताए और जो कुछ बचे रह गए थे वो निष्कर्ष में लिख दिया। और निष्कर्ष में क्या लिखा, कुप्रबंधन के समाधान हेतु प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी, जैसे अटल भूजल योजना है, राजस्थान का अरवारी जल संसद आदि। इसे राजस्थान में जो राजेंद्र सिंह का आपने नाम सुना होगा, जिनको जल पुरुष भी कहा जाता है, और राजेंद्र सिंह ने क्या किया था, अरवारी नदी को पुनर्जीवित कर दिया था अपने सामुदायिक प्रबंधन के माध्यम से, मतलब समुदाय का उपयोग करके। आप अन्ना हजारे को देखेंगे, इन्होंने भी रालेगंज सिद्धि में क्या किया था, ट्रेंचेस, विभिन्न गड्ढे खन के और जल संसाधनों का संरक्षण रालेगंज सिद्धि में इन्होंने भी किया था। तो ये लोग का कुछ आपको पता होना चाहिए, कुछ केस स्टडीज, और आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। क्यों, क्योंकि जब समुदाय को हम संसाधनों का मालिक बना देंगे तो समुदाय बचाएगा, उसको पता है कि यार ये भविष्य में खत्म हो जाएगा तो हम किसके पास रोने जाएंगे, तो यानी समुदाय को ही भागीदारी दे दो। दूसरा, एवं जल संसाधनों पर बनी मिहिर शाह समिति की रिपोर्ट, जिसमें बेसिन आधारित जल प्रबंधन की बात की गई थी, समय की मांग है। मैंने कहा था एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिहिर शाह कमेटी बनाई थी जल संसाधन प्रबंधन के लिए। उसकी एक प्रमुख रिकमेंडेशन क्या थी कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, जिसको हम CGWB बोलते हैं, और जो आपका जो रिवर अथॉरिटी है, रिवर बोर्ड है, मतलब जो एक भूजल का बोर्ड है भारत में और एक रिवर बेसिन का बोर्ड है, बोला था कि अलग अलग काम करते हैं तो दोनों में जुड़ाव नहीं हो पाता है, दोनों एक दूसरे की नीतियों को फोकस नहीं कर पाते हैं। अब क्या करो, दोनों को एकीकृत कर दो और राष्ट्रीय जल आयोग बना दो, इन्होंने ये कहा था। और राष्ट्रीय जल आयोग क्या करेगा, भूमि जल और सरफेस वाटर,
अलग अलग प्रबंधन नहीं करके बेसिन आधारित जल प्रबंधन करेगा। तो मैंने कंक्लूजन में उसको नोट कर दिया। ध्यान रखें, जो मिहिर शाह समिति है, प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में बनी मिहिर शाह समिति किससे संबंधित है, तो जल संसाधन प्रबंधन याद रखें, तो आपका एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस प्रकार करके एक बढ़िया कंक्लूजन समाप्त किया। उम्मीद है कि आपको आंसर पसंद आया होगा। कृपया अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों को मैसेज भेजें, और जितना अधिक इसके सब्सक्रिप्शन आप कोशिश करेंगे वृद्धि की, हमारा भी उत्साह उतना बढ़ेगा और हम नए नए इनोवेटिव आंसर के साथ आपके समक्ष आ सकेंगे। धन्यवाद।